नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इकबाल, खैर मकदम है बीपी दल पर यूट्यूब चैनल पर। तो आज डे 1 में रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड के संपूर्ण हिंदी व्याकरण की चर्चा की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो ऑथेंटिक चीज़ जो यहाँ पर समावेश है वो नवीन हिंदी व्याकरण कक्षा 9, 10, 11, 12 से सम्मिलित है और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। इस हिंदी भाषा एवं लिपि वाला जो टॉपिक है अपना डे 1 का, तो शुरू करते हैं आज अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, संविधान में राजभाषा का प्रावधान है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है, यानी किस अनुच्छेद में राजभाषा का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 343 में, यानी अनुच्छेद 343 में संविधान के राजभाषा का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा होती है, यानी राष्ट्रभाषा होती है अधिकतर राज्यों की भाषा, या फिर राज्य विशेष की भाषा, या राष्ट्र की राजधानी की भाषा, या राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। तो आपको बताना है इसमें राष्ट्रभाषा होती क्या है। तो राष्ट्रभाषा होती है राष्ट्र के लोगों की भाषा। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्र के लोगों की भाषा। अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई थी। आपको बताना है कि भारतीय जो संविधान है उसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई थी। तो ये 11 सितंबर 1955, या फिर 15 अगस्त 1947, या फिर 26 जनवरी 1950, या 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में देखा गया था, यानी स्वतंत्रता के बाद में हिंदी को जो राजभाषा के रूप में विकास हुआ था वो हिंदी का राजभाषा के रूप में यानी हुआ था। और राजभाषा का जो शाब्दिक अर्थ है शासन एवं प्रशासन की जो भाषा है, जो भाषा सरकारी कामकाज के लिए संविधान द्वारा स्वीकृत की गई है, उस राजभाषा को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 14 सितंबर 1949 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? आपको बताना है इसमें कि राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था। 1963 ईस्वी को। दूसरा ऑप्शन है 1961 ईस्वी को। तीसरा 1965 को, या फिर 1969 को। तो इसका आंसर क्या होगा? 1963 ईस्वी को राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, राजभाषा का संविधान में भाग 17 में अध्याय 1 की धारा 343 में राजभाषा को उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि यानी देवनागरी है? यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की है? तो 343, या फिर 3 ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा? 343 आंसर सही होगा। ठीक है, यानी संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के जो राजकीय प्रयोजनों के लिए जो प्रयोग होने वाले जो अंकों का रूप है, जो भारतीय अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय रूप मानक होगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्रम में कथन असत्य है, यानी इसमें कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है? तो यहाँ पूछ रहा कौन सा असत्य है। संविधान में 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, या फिर हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग स्वतंत्रता के बाद ही प्रारंभ हुआ, या फिर संविधान के अनुच्छेद 348 या 349 के उच्चतम उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में प्रावधान है, या फिर संविधान के अनुच्छेद 343 का संबंध राज्य की राजभाषा तथा राजभाषाओं से है। तो आपको बताना है इसमें यानी कौन कौन से आंसर सही है और गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट इसका आंसर गलत है, यानी ये
जो कथन है वो असत्य है, बाकी की जो सही है। जैसे हिंदी का राजभाषा के रूप में कब प्रयोग किया गया था, यानी स्वतंत्रता के बाद में। संविधान के अनुच्छेद यानी 348 से 349 में उच्च न्यायालय और वह उच्चतम न्यायालय की परिभाषा दी गई है। और संविधान के अनुच्छेद 343 का संबंध है जो राज्य की राजभाषा के रूप में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था, यानी राजभाषा जो अधिनियम बना था उसमें संशोधन कब हुआ था ये बताना है। तो 1960 ईस्वी को, या फिर 1967 ईस्वी को, या 1965 ईस्वी को, या फिर 1969 ईस्वी को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? इसका आंसर 1967 ईस्वी को कि राजभाषा जो अधिनियम बना था उसके अंतर्गत संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1967 में इसमें संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? आपको बताना है कि जो राजभाषा अधिनियम है वो कब पारित किया गया था। तो 10 जुलाई 1966 को, या फिर 10 मई 1963 को, या 10 जनवरी 1956, 14 सितंबर 1949 को। तो राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? 10 मई 1963 ईस्वी को भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 में क्षेत्र घ में कौन सा राज्य सम्मिलित है? आपको बताना है कि 1976 में यानी क्षेत्र घ में कौन सा राज्य सम्मिलित है। तो इसमें कौन सा है बताइए? बिहार, या मध्य प्रदेश, असम, पंजाब। चारों में से ऑप्शन बताओ कौन सा ऑप्शन है। मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये बता रहा है कि राजभाषा विभाग कब स्थापित किया गया था। तो बताइए, राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 14 सितंबर 1949 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को, या 5 अगस्त 1956, या 25 जून 1975 को। तो इसका आंसर क्या होगा? राजभाषा योजना आयोग यानी विभाग की स्थापना 25 जून 1975 को की गई थी। यानी राजभाषा जो विधायी आयोग है वो केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ का निर्माण करने के लिए इनकी स्थापना 1975 में की गई थी। राजभाषा विभाग की संघ के विभिन्न राज्य के जो प्रयोजनों के लिए हिंदी के आगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामले इसमें सम्मिलित हैं, इस आयोग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की किस अनुसूची में राज्य और राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें राजभाषाओं को, और अनुसूची में कौन सी अनुसूची में राजभाषा को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, दूसरा 8वीं अनुसूची, या फिर 7वीं अनुसूची, या फिर 9वीं अनुसूची। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा कि संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर होगा 8वीं अनुसूची, यानी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत संविधान की जो भाषा है राजभाषा, इनका प्रयोग 8वीं अनुसूची में किया गया है। और संविधान के भाग 17 में धारा 343 में राजभाषा का प्रयोग किया गया है। ये आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 में क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? यानी पहले सम्मिलित था, अब कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है 1976 में। यानी राजभाषा जो नियम है 1976 में ख क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? इनमें गुजरात है, पंजाब, हरियाणा, या महाराष्ट्र। तो कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? हरियाणा इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में सत्य कथन है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सत्य है। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है, या फिर संविधान की जो 8वीं
8वीं जो अनुसूची है उसमें 15 भाषा का प्रयोग किया गया है, या संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। यानी राजभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा की जो परिभाषा है, सरकारी कामकाज की जो भाषा है उसे राजभाषा कहा जाता है। यानी शासन एवं प्रशासन की जो भाषा है, जो सरकारी कामकाज के लिए संविधान द्वारा स्वीकृत की गई है, उसे राजभाषा कहा जाता है। और राजभाषा का अर्थ संविधान द्वारा जो स्वीकृत है सरकारी कामकाज की भाषा। यानी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हिंदी भारत संघ की क्या होगी, राजभाषा होगी। तो आ गया होगा समझ में राजभाषा का मतलब। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया गया था। आपको बताना है कि राष्ट्रपति जी के द्वारा जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, उनका आदेश किस वर्ष जारी किया गया था। 1955, 1954 या 1956 या 1949, इनमें से आपका बताना है कि कौन से वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग का गठन का आदेश दिया गया था। तो 1955 में, यानी 1955 में आदेश जारी किए गए थे राष्ट्रपति जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि है में कौन सी भाषा लिखी जाती है। इनमें से गुजराती, उड़िया या मराठी या सिंधी। यानी मराठी भाषा, इसका आंसर क्या होगा, मराठी भाषा है वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। ठीक है, आपको पता होगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है। तो इनमें से मराठी है वो देवनागरी लिपि के अनुसार चलती है। देवनागरी या फारसी की जगह देवनागरी या हिंदुस्तानी की जगह हिंदी रख देने के निर्णय को अत्यंत स्वतंत्र भारत के संविधान में अपना लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है। यानी संवैधानिक दृष्टि से हिंदी जो है वो भारत की क्या है, यानी मातृभाषा है या जनभाषा है या संस्कृति भाषा है या फिर क्या है, राजभाषा है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा संस्कृत की भाषा या फिर राजभाषा या फिर मातृभाषा। तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी राजभाषा के रूप में देखा जाता है। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की राजभाषा है, और जिस राजभाषा का प्रयोग संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज में किया जाता है। और इसका जो संविधान है भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343 में है, जो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि, इनकी लिपि क्या है, यानी संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है और लिपि है देवनागरी। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि है उसका विकास किस लिपि के द्वारा, किस लिपि से माना जाता है। देवनागरी लिपि है उसका जो विकास है खरोष्टी लिपि से या ब्राह्मी लिपि से या फारसी लिपि से या रोमन लिपि से। तो आपको बताना है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से होता है, यह है ब्राह्मी लिपि से। यानी देवनागरी जो लिपि है, लिपि होती क्या है आपको ये बताओ। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है, और किसी भाषा को जिन ध्वनि संकेत के माध्यम से लिखा जाता है उन्हें क्या है, ध्वनि संकेत कर, ध्वनि संकेतों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। और भाषा श्रव्य होती है यानी सुनाई देती है, जबकि लिपि क्या होती है, दिखाई देती है, दृश्य होती है। और देवनागरी लिपि भारत के जो प्राचीन शिलालेखों में, सिक्कों में जो 2 लिपियां मिलती है, एक तो ब्राह्मी और एक खरोष्टी। तो देवनागरी लिपि का जो विकास होता है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। पहले गुप्त लिपि थी, उसके बाद में कुटिल लिपि हो गई थी, यानी 10वीं शताब्दी के आसपास देवनागरी लिपि के रूप में विकसित हुई थी। यह है देवनागरी लिपि का विकास क्रम। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली बोली निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली जो भाषा है
बोली है वो कौन सी है, जयपुरी, मारवाड़ी या फिर मेवाती या मालवी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ढूंढाड़ी ही बोली है, यानी ढूंढाड़ी ही कौन सी बोली है या कहाँ बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में या पूर्वी राजस्थान में या फिर दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान में। इसका आंसर क्या होगा, ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली जाती है पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, यानी ढूंढाड़ क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल भाषा और देवनागरी की रवर की जो मोहर का प्रयोग किया गया था वो कब अनिवार्य किया गया था, यानी राजस्थान में जो राजकीय विभागों में केवल भाषा और देवनागरी की जो मोहर है उसका प्रयोग कब से प्रारंभ है, सन 1978 से या सन 1976 ईस्वी से या सन 1988 से या सन 1999 से। तो इसका आंसर होगा 1976 ईस्वी में, यानी राजस्थान में राजकीय विभागों में 1976 ईस्वी से रबड़ की जो मोहर का उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था, यानी प्रशासनिक जो राजकार्य है उनमें हिंदी का प्रयोग अनिवार्य हो गया था और राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया ये बताना है। तो 1965 में या 1970 में या 1967 या 1956 ईस्वी में, यानी राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था, 1956 ईस्वी में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, यानी देवनागरी जो लिपि है उसका विकास क्रम क्या है, किससे माना जाता है, खरोष्टी से, कुटिल से या फिर आर्माइक लिपि से या चित्रलिपि से। तो इसका आंसर क्या होगा कि देवनागरी लिपि का जो विकास है वो किस तरीके से हुआ था, कौन सी लिपि से माना जाता है। तो इसका जो आंसर है कुटिल लिपि, यानी कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। यानी प्राचीन भारत के जो प्राचीन शिलालेख है एवं सिक्कों पर दो लिपियां मिली है, यानी हमें जो अवशेष मिले हैं वो क्या है कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि के रूप में देखा गया है, जबकि देवनागरी लिपि का जो विकास है ब्राह्मी लिपि से माना जाता है और जो पहले गुप्त लिपि थी उसे कुटिल लिपि कहा जाता है। अतः 10वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि के रूप में विकसित हुआ था। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ किससे हुआ था, कुटिल से हुआ था, यानी खरोष्टी लिपि नहीं हो तो आपको क्या बताना है, कुटिल लिपि। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। और अपने हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है तो वहाँ वीडियो अपलोड हो रही है, उनसे भी आप देख सकते हैं और उनमें भक्ति काल से संत का आपका टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक के साथ आगे आपसे मुखातिब रहूँगा। आप बीपी दल पर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलूँगा आपको, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार साथियों।